नमस्कार, मैं जुनैद अख्तर और मैं राजश्री ठक्कर। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने चहेते कार्यक्रम गुड मॉर्निंग एमपी में, जो कि आपका मॉर्निंग डोज है और फेवरेट शो है। बिल्कुल, रोज सुबह सुबह हम आ जाते हैं और आपके लिए ढेर सारी बातें, ढेर सारी जानकारियां और बहुत कुछ लेकर आते हैं। बिल्कुल, तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के दिन की खासियत से और आज की तिथि से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज के दिन के बारे में। आज है 1 नवंबर 2017, दिन है बुधवार का, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है आज। और जानते हैं सबसे खास बात आज क्या है? आज हमारे मध्य प्रदेश का हैप्पी बर्थडे है। मतलब कि आज के दिन हमारा मध्य प्रदेश स्थापित हुआ था 1956 में। आज ही के दिन मध्य प्रदेश स्थापित हुआ था और आज ही के दिन को हर साल बड़े ही उत्सव से मनाया जाता है। ढेर सारी परफॉर्मेंसेस होती हैं और बड़े ही भव्य तौर से आज के दिन को मनाया जाता है। इसके अलावा आज ही के दिन सेम ईयर और सेम डेट पर दिल्ली को टेरिटरी के रूप में भी माना गया था। यानी कि आज ही के दिन 1 नवंबर 1956 को ही दिल्ली को टेरिटरी के रूप में भी मानित किया गया था। और इसके अलावा आप जुनैद, आप बताइए, आज तो आपके लिए बड़ा ही खास दिन होगा। मेरे लिए आज बहुत खास दिन है क्योंकि आज मेरी फेवरेट एक्ट्रेस का बर्थडे है। अच्छा जी, मिसेस ऐश्वर्या राय बच्चन जी का आज बर्थडे है। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे टीवी शो गुड मॉर्निंग एमपी की तरफ से। क्या बात है। इसके अलावा आज के दिन में बहुत कुछ है जो हम आपको समय के साथ साथ बताते जाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है आज सुबह के भजन का। तो चलिए पहले सुनते हैं ये भजन और उसके बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि सुबह सुबह में क्या है खास। गौरी नंदन गजानन अष्ट विनायक गजानन सिद्धि विनायक गजानन हे गणनाथा गजानन वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति
सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब दायक। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए 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 गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। प्रिय मुद मंगल गाता, विद्यावारिधि बुद्धि प्रदाता। मोदक प्रिय मुद मंगल गाता, विद्यावारिधि बुद्धि प्रदाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, ओ मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि प्रदाता। गाइए 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 गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। वाकई राजश्री बहुत ही भक्तिमय भजन था, बहुत अच्छा लगा दिन की एक अच्छी शुरुआत करके। और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने का, यानी सुबह सुबह के सेगमेंट की ओर बढ़ने का। तो मैं राजश्री से पूछना चाहूंगा कि आज सुबह सुबह में राजश्री हमें कहाँ की सैर कराने वाली? चलिए, अब मैं बताती नहीं हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की बड़ी अनोखी और खास कहानी के लिए चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जो है सुबह सुबह। नमस्कार दर्शकों, ग्वालियर की सुबह में मैं श्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हूं। ग्वालियर की सुबह में आज हम आपको लेकर चलेंगे जिला दतिया। दोस्तों, आपको बता दें कि दतिया जिला ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व से काफी संबंध रखता है। पर्यटन नगरी के रूप में इस जिले की अपनी एक अलग ही पहचान है। ग्वालियर से महज 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दतिया जिला। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं इस ऐतिहासिक जिले में। दर्शकों, अब हम आपको वीर सिंह के महल के बारे में बताते हैं। ये महल ओरछा नरेश वीर सिंह ने सन 1614 ईस्वी में बनवाया था। प्रेजेंटली में इसके अंदर 440 रूम्स हैं और ये सतखंडा महल है। इसे पुराने महल के नाम से भी जाना जाता है, नरसिंह देव के नाम से भी जाना जाता है और सतखंडा के नाम से भी जाना जाता है, वीर सिंह पैलेस। ये सर बहुत अच्छे आर्किटेक्चर है इसके अंदर। इसका सर जो पहले वाला फ्लोर है वो
सतखंडा महल है जो सामने आपके दिखाई दे रहा है। ये पूरा डोम्स जो है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में कंस्ट्रक्शन है। ऊपर की साइड में लोटस फ्लावर है और ये जो पूरी गैलरी जो है बालकनी है वो भी, और ये कॉरिडोर पूरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये कंस्ट्रक्शन किया गया सर। इसके बाद फिर छठवां फ्लोर है। ये इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके जो ब्रैकेट हैं ये पीकॉक्स के ब्रैकेट से कंस्ट्रक्शन कराया गया सर। और पांचवा फ्लोर जो है ये सभा कक्ष है सर, सामने जो आपके दिखाई दे रही। इसकी ये सपोर्टिंग ब्रैकेट जो है ये पूरा प्लांट से कंस्ट्रक्शन की गई। इसको बनाया गया तो ना इसके अंदर लकड़ी इस्तेमाल की गई और ना लोहे का प्रयोग किया गया। ये चूना और पत्थर से बनाया गया और बहुत अच्छे आर्किटेक्चर है इसके अंदर। जिस एंगल से आप देखेंगे तो डिफरेंट आपको सिस्टम नज़र आएगा, डिफरेंट आर्ट आपको नज़र आएगी। ये इसके बाद फिर चौथा फ्लोर है। चौथे फ्लोर के बाद ये तीसरा माला है। तीसरे के बाद दूसरा आएगा और दूसरे के बाद तीसरा आएगा। इस तरीके से कि ये तीसरा वाला जो है ये पूरा स्वास्तिक के स्टाइल का बना हुआ है सर, तीसरे वाला माला। और फिर ये जो चौथा है ये पूरा 64 है। इसके अंदर ये पूरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में इस चीज़ का कंस्ट्रक्शन किया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे तो सतखंडा महल यहीं पर नज़र आएगा, कहीं पर भी अभी भी सतखंडा महल नहीं है। ये 7 माले का है और अभी इसके अंदर 440 कमरे हैं। बुंदेली शासकों द्वारा बनवाए गए सबसे बेहतरीन इमारतों में इसकी गणना की जाती है। महल को पुरातत्व विभाग का संरक्षण प्राप्त है। दतिया जो है ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो जितने भी नॉर्थ वेस्ट से भारत में इमिग्रेशंस हुए इसके माइग्रेटरी रूट पे आता है और इसमें अभी बहुत काम होना बाकी है। हमने जिला पर्यटन विकास परिषद और दतिया पुरातत्व संघ की बैठक ली और हमने कहा कि इनको और भी एक्सप्लोर किया जाए। वीर सिंह देव पैलेस सतखंडा महल है, इतना बड़ा 7 स्टोरीड पैलेस जो पत्थरों से बना हुआ है आज भी इंटैक्ट है और इतना बड़ा पैलेस संभवतः भारत देश में नहीं है इतने सारे कमरों के साथ। फ्लोर जो है ये सभा कक्ष था और सभा कक्ष में उनका ऑडियंस चलता था जिसमें लैंडलॉर्ड, आर्मी चीफ, राइटर, पोर्टर पूरा डिस्कस किया करते थे। उसके ऊपर फिर हम सीलिंग में देखेंगे तो ये पूरा इनले का काम है। इनले का जो काम स्टार्टिंग में सबसे पहले काम एतमाद दौला के मकबरे में हुआ था जिसकी कॉपी फिर इसके अंदर की गई। तो इसके अंदर इनले में टोपाज है, रूबी है, ओनेक्स है, लेजस लेपी है, ये सारी चीज़ की इसमें इनले किया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सपोर्टिंग ब्रैकेट है ये पूरा पल्लवा डायनेस्टी का है, पल्लवा भी राजपूत है। क्योंकि ये जो महल है वो स्पेशली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो आर्मी स्टोर फ्लोर था जिसमें कलेक्शन ऑफ गन, कलेक्शन ऑफ बुलेट एंड फाइटिंग मटेरियल। सेकंड फ्लोर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए था। थर्ड फ्लोर में एंटरटेनमेंट फ्लोर था। चौथा फ्लोर जो है वो एलिफेंट की ट्रंक सपोर्टिंग ब्रैकेट है, नीचे की साइड में ड्रैगन की है। तो सर कोई भी आप सपोर्टिंग ब्रैकेट देखेंगे तो ये टोटल डिफरेंट स्टाइल में कंस्ट्रक्शन किया गया। इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया जो 8 ईयर 10 मंथ 27 में इसका कंस्ट्रक्शन फिनिश हो चुका था। इसको हम चौथी फ्लोर में देखेंगे तो ये जो लेटेस्ट वर्क है ये पूरा फतेहपुर सिकरी से कंपेयर किया गया। जो चौथे माला में बहुत खूबसूरती से जालियों का काम बहुत अच्छे तरीके से किया गया और पिलरों का भी काम बहुत अच्छे तरीके से किया गया। तो चौथा फ्लोर जो था वो रिजर्व गेस्टों के लिए था। सीलिंग है जो इसकी जो सीलिंग के अंदर जो डिज़ाइन है वो इस्तांबुल आर्ट है सर। तो इसके अंदर पूरा जियोमेट्रिकल है जिसमें पेंटागोन है, ऑक्टागोन है, ऑब्लिक है और ये कैलिपर्स है। तीसरे वाले फ्लोर के अंदर पूरा एंटरटेनमेंट देखा करते थे जिसमें डांस है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, आर्ट ऑफ मार्शल है। चूँकि हिंदुस्तान का ये पहला पैलेस है जिसके अंदर सारी आर्ट इसके अंदर दिखाई गई है।
आर्किटेक्चर अफ़गान है, तुर्क है, ईरान है, राजपूत है, मुगल है, हिंदू है, पूरा का पूरा सब आर्टों को इसके अंदर मिक्स किया गया है। ये जो 3rd फ्लोर है ये पूरा नैरो आर्च है और सर प्रत्येक कॉर्नर के अंदर, कोर्टयार्ड के अंदर आप देखेंगे तो ये पूरा 12 द्वारी नज़र आएंगे प्रत्येक कॉर्नर के अंदर। तो ये पूरा जो है ये स्वास्तिक के स्टाइल का ये पूरा स्वास्तिक बना हुआ है। सामने ये नैरो आर्च है और नैरो आर्च और डोम ये मुगल 2 चीज़ लेके आए थे यहाँ पे। तो ये जो पैलेस है ये स्पेशली जो प्रेजेंटेड किया गया ये इंडो इस्लामिक आर्ट के लिए प्रेजेंटेड किया गया। हम यहाँ ये 3रे फ्लोर में खड़े हुए हैं और 3रे से ये पूरा 7th फ्लोर तक का ये व्यू जो दिखाई देता है। इसमें ये जो सपोर्टिंग ब्रैकेट हैं ये भी पूरे डिफरेंट नज़र आते हैं। ड्रैगन्स हैं, एलिफेंट के ट्रंक्स हैं, प्लांट है, पीकॉक्स है और स्नेक हैं, ये पूरे सपोर्टिंग ब्रैकेट हैं। हम आए हैं वीर सिंह महल के रंगारंग डांस रूम के अंदर जो रासलीला का व्यू है, जिसके अंदर मेल फीमेल प्लस चाइल्ड परफॉर्मेंस करते थे। ये जो रासलीला का व्यू है ये बहुत ही सुंदर व्यू इसको प्रेजेंटेड किया गया है। डिफरेंट डेकोरेशन के क्राउन हैं, ड्रेसेस है, बेंगल्स है, रिंग्स है, ये पूरा रासलीला का व्यू प्रेजेंटेड किया जाता था। ये 3rd फ्लोर है। सामने हम देखेंगे कि ये पूरा लेक व्यू है। लेक व्यू के बाजू के साइड में प्रिजन हाउस है, उसके बैक साइड में जस्टिस हाउस है। फिर यहाँ के जो लोकल के राजा हैं उनका ये फोर्ट है सामने। चूँकि ये जो महल है वो ओरछा के राजा वीर सिंह से कनेक्टेड था और जब जहांगीर यहाँ आया तो जहांगीर एक रात यहाँ पर विश्राम किया। एक रात विश्राम करने के बाद एक रात ओरछा रुका। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद सलीम जहांगीर के नाम से फिर भारत का बादशाह बना। जैसे ही वो भारत का बादशाह बना तो वीर सिंह को इस जगह का स्वतंत्र राजा बना दिया गया। तो राजा वीर सिंह के द्वारा एक साथ जहांगीर के स्वागत के लिए 52 बिल्डिंग बनाई गई थी संपूर्ण बुंदेलखंड में। उसी में से ये दतिया का वीर सिंह महल है। ग्वालियर की सुबह में आज बस इतना ही। अगली सुबह आप सभी से फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए श्रद्धा को दें इजाजत। नमस्कार। तो चलिए अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने का, यानी फिटनेस सेगमेंट की ओर बढ़ने का। बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके और हमारे सबसे मेहनत वाले सेगमेंट में, क्योंकि हमने कहा ना हम आपकी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो आपके हेल्थ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं फिटनेस सेगमेंट की तरफ। ये बता दीजिए आपकी जो एरोबिक्स है, बहुत सारे लोग हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि एरोबिक्स क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए आप? एरोबिक्स एक तरीके का डांस है। ये ऑल ओवर बॉडी रहता है। आपको पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये एरोबिक्स। और अभी इसका एक एडवांस लेवल भी आया है जिसे जुम्बा बोलते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट है वो। और एरोबिक्स एक तरीके का डांस ही बोल सकता हूँ मैं। बस ये कि ये हर कोई कर सकता है, हर एज का कर सकता है, बच्चे से लेके बड़ा इंसान तक कर सकता है। इसमें बॉडी वेट पे नहीं, मतलब बॉडी वेट पे रहता है ये। ऐसा नहीं कि आप डंबल्स उठा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, भारी चीज़ उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कर सकता है। जो इसका प्रोसेस होता है थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करेंगे आप? किस तरह से हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस इसके बीच में आता है? स्टार्टिंग ये सबसे पहले वार्म अप करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से अपन आके स्टार्ट कर दी। सबसे पहले वार्म अप करते हैं, लाइट स्टार्ट करते हैं। कमर, जो अपना कमर का पोर्शन है, लोअर पोर्शन, उसमें बहुत ज़्यादा वेट रहता है, अपना फेट रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही रहती है कि उस चीज़ को ज़्यादा मूव करें, तो उससे ज़्यादा बर्न होता है फेट हमारा। कम से कम एक सेशन में 45 मिनट्स करते हैं हम, और उसमें कम से कम 250-300 कैलोरीज जाती है। और आम तौर पे देखें तो जो एरोबिक्स है, सब लोग सोचते हैं कि यार हम ये कर रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है, हम वो कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है। तो जो एरोबिक्स है इसके फ़ायदे क्या होते हैं नॉर्मली? इसके फ़ायदे ये हैं कि बॉडी एक्टिव हो जाती है,
और प्लस ये कि एक तरीके का डांस है तो लोग एंजॉय करके करते हैं इसे एक तरीके से, मतलब अच्छा एक्सप्रेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो तो एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, हंस के करना है ये। ये बता दीजिए आप हमें कि जैसे एक्सरसाइज बहुत सारी होती हैं तो उससे इसको आप कैसे डिफरेंट करेंगे, मतलब ऐसे कैसे बताएंगे कि एरोबिक्स उनसे बेटर है या फिर उनसे अच्छा आपके लिए वो साबित होने वाला है? एरोबिक्स सबसे पहली बात तो ये है कि छोटे से लेके बड़ा उम्र तक कोई भी कर सकता है, प्लस ये है कि ये फुल ऑल ओवर बॉडी का रहता है, जैसे आपके आर्म्स हो गए, शोल्डर हो गए, चेस्ट हो गए, कोर हो गया, आपका बैक हो गया, लेग हो गया, हैम स्ट्रिंग हो गया, सारी चीज़ पे वर्क करता है ये, तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है ये। मतलब आपके हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा एरोबिक्स अगर ज्वाइन करते हैं तो। आप ये बता दीजिए हमें दर्शकों को कि जो एरोबिक्स होता है वो कितनी देर में कंप्लीट होता है, पूरा सेशन जो होता है, मतलब मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं इसे? मिनिमम अगर बिगिनर है तो 30 मिनट्स काफ़ी है, और बाकी अगर जो काफ़ी पुराने हैं तो 45 मिनट्स 50 मिनट्स कर सकते हैं। 50 मिनट्स कर सकते हैं इसमें जी। इसे एरोबिक्स करने के बाद में जो हमारी डाइट है वो किस तरह की होनी चाहिए? डाइट अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपके लिए डाइट जो रहती है वो सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है, वो फ्रूट से करना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो गर्मी के हिसाब से आप फ्रूट लीजिए, कस्टर्ड ले सकते हैं, जैसे दही वगैरह ले सकते हैं ये, और अपना लिक्विड डाइट तो बहुत ज़रूरी है गर्मी के टाइम में। तो दोस्तों अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम लोग जल्द हाजिर होंगे आपके और हमारे चहेते कार्यक्रम गुड मॉर्निंग एमपी में। तो आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं रंगमंच की जाने माने नाम यानी कि रश्मि मंजुमदार से, जो कि बड़ी ही बेहतरीन अदाकारा हैं और रंगमंच की दुनिया में जिनका नाम ऊंचाई पर सजा हुआ है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको उनसे मुलाकात की तरफ, जहां हमारी सहयोगी अंकिता और स्मिता आपकी मुलाकात करवाएंगी रश्मि जी से। तो दर्शकों बिना देरी करे मिलते हैं आज की हमारी खास शख्सियत रश्मि मंजुमदार से, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। रश्मि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग एमपी में। रश्मि जी आपने 3.5 साल की उम्र में सबसे पहले कथक में स्टेज परफॉर्मेंस किया था, बहुत छोटी उम्र में आपने कथक और कैमरे को फेस किया था। हाँ जी, मैं उस समय 3.5 साल की थी, 1972 की बात है ये, और मेडिकल कॉलेज का हॉल था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो कुछ याद है, बहुत पूरी बात तो याद नहीं है, लेकिन उस समय गवर्नर चीफ गेस्ट थे और डांस ख़त्म होने के बाद गवर्नर ने स्टेज पर आकर मुझे गोदी में उठा लिया था, और उस समय उन्होंने सर्टिफिकेट और कुछ चेक अमाउंट एज ए पुरस्कार के रूप में उन्होंने मेरे लिए भिजवाया था। उन्होंने सारा डेकोरम तोड़ के दौड़ के वो स्टेज पर आ गए और उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया था मेरा परफॉर्मेंस देख। रश्मि जी आपने कथक और शास्त्रीय गायन की शिक्षा मतलब घर से ही आपकी चली है या फिर आपने कहीं पे जाके विधिवत पूरी शिक्षा ली है? मैंने विधिवत शिक्षा ली है। एक्चुअली सबसे पहले मैं इस मंच से मेरे पिताजी श्री भानु चंद्रवास्कर जी को प्रणाम करना चाहूँगी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। वो खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे सिंगर, तो पेरेंट्स का कुछ अंश तो बच्चों में आता ही है, तो वो मुझे गिफ्ट में मिला मेरे पिताजी से। मेरी माँ भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने शुरू से हमको स्टेज से जोड़ के रखा। तो डांस के लिए गुरुजी घर आते थे, मैंने कथक की विधिवत शिक्षा ली है, और फिर जब थिएटर करने लगी तो ऐसा लगा कि नहीं, क्लासिकल म्यूज़िक का भी ज्ञान होना चाहिए, और इंटरेस्ट तो था ही, तो जितना थिएटर के लिए ज़रूरी था उतना मैंने क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा है, एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, पास भी किए। रश्मि जी आपने एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन दूरदर्शन परिवार से भी आप लंबे समय तक जुड़ी रही हैं। कम से कम 14 साल आपने न्यूज़ रीडर की भूमिका दूरदर्शन में निभाई अपनी। हाँ जी, 1992 में जब ये दूरदर्शन बना, उस समय न्यूज़ रीडर्स और न्यूज़ एंकर्स और अनाउंसर्स के लिए वांट्स निकली थी, तो तब मैंने दोनों के लिए भरा था, लेकिन मुझे 15 मिनट कंटिन्यूसली कैमरे के सामने रहना था, इसलिए मैंने न्यूज़ रीडर ऑप्ट किया, और भगवान की दया से मैं उसमें सिलेक्ट भी हुई, और लगभग 14 साल तक मैंने लगातार न्यूज़ रीडिंग किया भोपाल दूरदर्शन से। जी रश्मि जी, आप जैसे आपने दूरदर्शन में 14 साल का टाइम दिया है और एकदम से आप मतलब शासकीय सेवा में चली गई, तो ये एकदम कैसे चेंज? नहीं, मैं पहले से बैंक में थी। अच्छा, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तब भी जॉब करती थी। मैं 89 में बैंक मैंने ज्वाइन कर लिया था और आज भी बैंक में हूँ। फिर थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में प्रॉब्लम होने लगी, शादी होने के बाद फिर बच्चे छोटे, दिन भर नौकरी करने के बाद शाम को न्यूज़ के बाद जब रात को घर जाती थी तो कई बार बच्चे कंप्लेंट करते थे,
तब मुझे लगा कि जब जो चीज़ खुशी देती है तब करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ जब दुख देने लगे तो थोड़ा सा उससे थोड़े समय के लिए दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी परिवार है। हमेशा से मैंने परिवार को प्रायोरिटी पे रखा है, और पहले बच्चे, घर, नौकरी, उसके बाद एक्स्ट्रा, क्योंकि इसे हम एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा है ना, ये हॉबी है। बिल्कुल। तो और नौकरी मेरा पैशन है, उसको भी मैं नहीं छोड़ सकती। कोई भी काम करना है तो अच्छे तरीके से करना है, ये हमेशा मेरा उसूल रहा है। इसलिए मुझे लगा थोड़े से समय के लिए इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं उसको ब्रेक किया। रश्मि जी, आप अगर देखा जाए तो कथक में आपने शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक, लेकिन ड्रामा आर्टिस्ट की तरफ आपका रुझान कैसे गया? ड्रामा की तरफ मेरे कैसे? पिताजी की वजह से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। यहाँ उन्होंने भोपाल में काफ़ी मराठी थिएटर भी किया और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। तो घर में ही रिहर्सल्स होती थी। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर हमारे घर का पत्थर एक्टिंग ना करने लगे तो उसे लानत है, क्योंकि घर में ऐसा माहौल मिला। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे इस तरह का माहौल घर में मिला, और आगे बढ़ने के लिए भगवान ने भी साथ दिया और मेरे पेरेंट्स ने तो साथ दिया ही। और शादी के बाद जैसे दिक्कत आती है इन सब कामों में, लेकिन शादी के बाद मेरी सास ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि उनको मालूम था पहले से ही कि मैं उस समय न्यूज़ रीडिंग भी करती थी, एक्ट्रेस भी है, नौकरी भी है। तो वो पहले से प्रिपेयर्ड थी कि ऐसी बहू अगर हमको घर में लाना है तो हमको उसके साथ बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। बल्कि मैं घबराई हुई थी कि मैं शादी के बाद ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट मेरी सास, ससुर, मेरे परिवार को जाता है, इवन मेरे हस्बैंड को भी, कि मेरे साथ साथ उन लोगों ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया। रश्मि जी, पहली बार आपने थिएटर जब किया था, उसकी कोई याद, कब आपने शुरू किया था? और कौन सा नाटक? मैं क्या बचपन में एक धरती का ईश्वर प्ले था जो मैंने सबसे पहले किया, तब मैं 6 या 7 साल की थी। तो वो मेरे पापा के डायरेक्शन में ही था, और उसमें काफ़ी लंबे लंबे डायलॉग्स थे। कुछ डायलॉग ऐसे थे जो एक सांस में बोलना था, उसके लिए मैंने बहुत डांट भी खाई, मार भी खाई इवन मेरे पापा से। उनका पूरा चुना हुआ रहता था कि यहाँ 2 कदम चलना है, यहाँ 2 कदम चलना है, ये डायलॉग एक सांस में बोलना है। तो उस तरह की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हमको हमारे पापा से मिली। और उसके बाद जब बड़ी हुई तो कोई मानता ही नहीं था कि ये बड़ी हो गई है, बच्ची समझते थे। तो इकबाल मजीद साहब गोदान नाटक कर रहे थे, उस समय की बात है। तो उसमें एक सिलिया का रोल है। वो लड़की, अचानक उसकी शादी तय हुई और 4 दिन बाद शो था और उसकी शादी हो गई। तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आई कि अब इस रोल के लिए किसको खड़ा करें। तो जो गोदान में मेन रोल करते थे होरी महतो का, सौलत सईद खान, वो मेरे पापा के फ्रेंड हैं, हम उनको खान काका बोलते हैं। तो खान काका बोले, रश्मि तू कर ये रोल। तो सब बोले ये तो बहुत छोटी है। तो बोले छोटी नहीं है, ये करेगी। और वो रोल मैंने सक्सेसफुली किया। तब सबको एहसास हुआ कि अरे ये तो बड़ी हो गई है। और फिर उसके बाद जो सिलसिला चला नाटकों का, तो वो बंद नहीं हुआ। तो अगर उस नाटक का एक आप अपना डायलॉग या एक परफॉर्मेंस आप हमें बताएं। उसका तो नहीं, मैं किसी और प्ले का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी बात हो गई कि उसके डायलॉग्स एकदम, हालांकि मुझे याद रहते हैं। जो मैंने 4th क्लास में प्ले किया है उसका मुझे याद है डायलॉग आज भी। तो उसमें शिशु था एक्चुअली, विज्ञान, धर्म, राजनीति और अर्थतंत्र, ये चारों आपस में लड़ते हैं कि इस धरती का ईश्वर हम हैं, इससे ही हमसे ये धरती चलती है। तब वो शिशु सबको बताता है कि तुम धर्म हो, मेरे पैदा होने के पहले ही तुम ये निश्चित कर देते हो कि मेरे सिर पर चोटी होगी या कि गले में क्रॉस पड़ेगा। एक दिमागी जहर संभाले हम बच्चे फिर बढ़ते रहते और आपस में लड़ते रहते, यही आपकी प्रभु लीला है। इस तरह से वो सबको बोलता है। और फिर उसके बाद चारों को डांटता है एक तरह से कि कान खोल कर सुन लो, या तो अपना तौर तरीका मानवता के हित साधन के पुण्य यज्ञ में होम करो, खुद को समिधा सा, वरना मैं शिशु हूँ, मैं मानवता का भविष्य हूँ। तब मैं 7 साल की थी। और अभी एक प्ले संध्या छाया है, उसका मैं डायलॉग आपको बताती हूँ। उसमें मैं 70 साल की बूढ़ी औरत का रोल करती हूँ। उसके भी करीब 25-26 शोज़ हमारे हो चुके हैं। तो उसमें यह है कि एक बुढ़ा बुढ़ी दोनों हस्बैंड वाइफ है रहते हैं। एक बेटा मिलिट्री में है, छोटा, बड़ा बेटा 8 साल से फॉरेन चला गया है, तो वो वापस नहीं आया है। तो वो दुखी हैं बच्चों की वजह से, और बच्चों के आने की बड़ी उसको राह रहती है उसकी। तो वो बेटे को फ़ोन करता है, फादर करते हैं कि आ जाओ, तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, उससे कुछ काम नहीं होता है, तुम्हारी बहुत याद करती है। तो वो बोलता है कि आप नर्स रख लीजिए, मैं पैसे भेज देता हूँ, आप टेलीफोन पे मुझसे रोज़ बात कीजिए, मैं पैसे भेज देता हूँ। पैसे की बात करता है। उसके ऊपर फिर ये डायलॉग बोलती है, वो मैं छोटा सा आपको 2 मिनट का बोल के बताती हूँ।
कि वो बोलता है कि पैसा 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 करके नाराज़ होकर बात करता है कि जब देखो तब तुम पैसे की ही बात करते हो। तो ये रोकती है अपने हस्बैंड को और उसको बोलती है कि अब की बार उसने ऐसी बात कही तो मुंह तोड़ के रख दीजिए उसका, बहुत सुन ली हमने उसकी, अब एक नहीं सुनने की। उसे लिख दीजिए कि फौरन चला आए, तेरी और नंदू की शादी एक साथ करेंगे, ये घर अब भर जाना चाहिए। बहुओं के जापे, पोते पोतियों के खेल, उन्हें कौओं चिड़ियों की कहानियां सुनाना तो दूर, ये कहानी आजकल ना जाने कहाँ चली गई है। खाली घर काटने को दौड़ता है, वक्त बिताए बीतता ही नहीं है। आप मेरे मुंह की तरफ देखते रहते हैं, मैं आपके मुंह की तरफ। वही रोज दाल चावल पकाना, अरे खाना जरूरी है इसलिए खा लेना, ये चाहिए ये नहीं चाहिए कहने वाला कौन है यहाँ? नंदू, कम से कम नंदू तो यहाँ नौकरी करता, वो सेना में चला गया, विमान उड़ाता है, देश की सेवा कर रहा है। यहाँ बूढ़े माँ बाप की सेवा करने वाला कोई नहीं। सच, हमारे ही जी को चिंता, हमारे ही जी को चिंता। इस तरह से ये डायलॉग है। वाकई बहुत बहुत दिलचस्प है और इतना मार्मिक है कि कहीं ना कहीं ये ऑडियंस को आपसे जोड़ता है। हाँ। इतना एक अभिनय में ढल जाना और ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करना, उन्हें जोड़ना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए तो भगवान की मर्जी चाहिए और आपकी मेहनत से सब कुछ हो सकता है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, ये मेरा अनुभव है। तो रश्मि जी, जॉब के साथ साथ मतलब ये प्रैक्टिस में और परिवार को टाइम देने के साथ साथ कैसे मैनेज कर लेती? मतलब मेहनत इतनी ज़्यादा, मतलब बिल्कुल आपके साथ जैसे आपकी ये लाइनें सुनी तो उसमें हम खो गए, तो कैसे मैनेज हो पाता है फिर? ये मैनेज करना पड़ता है। एक्चुअली क्या है, जो लोग बोलते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। टाइम होता है, उसी टाइम में आपको सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। कि बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं तो 5:30 बजे उठ के मैं उनका टिफ़िन भी बना के देती हूँ, 10 बजे मैं बैंक जाती हूँ, शाम को आती हूँ। घर में बच्चों की पढ़ाई भी, अभी तक छोटी क्लास में थे तो मैंने कभी ट्यूटर नहीं रखा। बैंक से आने के बाद 2 घंटे बच्चों को देना है तो 2 घंटे देना है, फिर मैं उन्हीं के साथ बैठूंगी, चाहे पढ़ाऊँगी या उनसे स्कूल की बातें करूँगी या कुछ भी। उसके बाद फिर मेरा अपना समय है या मेरे हस्बैंड के लिए है। अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए, अब खुद से पढ़ने लगे। बीच में 8-10 साल मैंने थिएटर उतना ही किया जितना बैंक मुझे परमिशन देता था। एक्चुअली मेरे थिएटर को कंटिन्यू करने में हमारे स्टेट बैंक का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि स्टेट बैंक ने बहुत मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके दिए और हमेशा सपोर्ट किया। नौकरी कभी मेरे आड़े नहीं आई इन सब कामों के लिए। जैसे न्यूज़ रीडिंग होता था शुरू में तो हम लोगों को 1 बजे या 2 बजे आ जाना पड़ता था, जबकि 7 बजे का बुलेटिन होता था। तो बैंक में कोई हाफ डे जैसी चीज़ नहीं होती, लेकिन हमारे सीजीएम ने स्पेशली मुझे परमिट किया कि इनको 2 बजे छोड़ा जाए, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में स्टेट बैंक का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं बैंक को भी, हमारे स्टेट बैंक को भी बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उसकी वजह से भी मैं आज यहाँ हूँ। नौकरी अड़चन बनती है लोगों के लिए, लेकिन आगे बढ़ने का साधन बनी। हमारे बैंक में ड्रामा फेस्टिवल्स होते हैं, साल में 1 बार होता है, तो उसमें बैंक हमको 8 से 10 दिन का ऑफ देता है, कुछ आधे दिन के लिए, कभी 2-3 दिन के लिए पूरा दिन भी ऑफ देता है। तो वो समय सफिशेंट होता था हमको रिहर्सल करने के लिए, तो उसमें घर के समय से चुरा के समय नहीं देना पड़ता था। तो इसलिए बैंक ने भी बहुत हेल्प और सपोर्ट की और लगातार मुझे 3 साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला, जो कॉम्पिटिशन्स होते थे हमारे उसमें, और कई बार बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो बैंक का भी बहुत बड़ा योगदान है कि आज मैं यहाँ हूँ। रश्मि जी, रिसेंट में आपका एक नाटक है नट सम्राट जी, जो आपने आलोक चटर्जी के साथ किया है, बहुत फेमस है। लेकिन उसमें आपकी जो आर्टिस्ट्री है, आपकी जो कला है, उसे देखकर और इस वक्त आपको देखकर और आपकी जो भूमिका रही है वो बिल्कुल भी विपरीत, अगर मैं कहूँ, या बिल्कुल पहचान में आपको आना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक वृद्ध महिला का रोल आपने किया है, उस नाटक की कुछ पंक्तियाँ, हाँ, कोई डायलॉग? हाँ, बिल्कुल सुना सकती हूँ।
उसमें भी एक्चुअली थोड़ा ट्रेजिडी है कि नट सम्राट जो है वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट रहता है, उसको नट सम्राट की उपाधि मिलती है, और मैं उसमें जो रोल करती हूँ कावेरी का, जिसको कि वो हमेशा सरकार के नाम से बुलाता है, कावेरी नहीं बोलता, हमेशा सरकार आई है, सरकार बैठी है, सरकार ऐसा इस तरह से बुलाता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो, और उसमें बहुत सारे फेजेस हैं उस प्ले में कि शुरुआत में परिवार एकदम खुशहाल, सारे बच्चे साथ में, एक बेटा बेटी दामाद बहू सब हैं, बहुत खुशहाल हैं। फिर धीरे धीरे जो नट सम्राट है वो स्टेज पे तो नाटक करता है, घर में भी नाटक के डायलॉग बोलना, इस तरह की चीज़ें उनकी बहू या बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ये अपनी सारी संपत्ति दोनों बच्चों में बांट देते हैं, इनके पास रुपए पैसे नहीं होते। फिर वो बहू रिएक्ट करती है कि अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, इनको कोई मतलब नहीं रहता, नाटक के डायलॉग बोलते रहेंगे, गंदगी करेंगे, अफलातून टाइप का व्यक्ति रहता है एकदम वो बिंदास। तो वो फिर बहुत नाराज़ होती है, तो ये डिसाइड करती है कावेरी कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो ये बहुत सॉफ्ट, बहुत ममतामयी माँ का कैरेक्टर है, लेकिन जब डिसीजन लेना होता है तो ये डिसीजन लेती कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बेटी के यहाँ जाते हैं, वहाँ भी कुछ होता है कि उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, वहाँ से भी उनको निकलना पड़ता है, लेकिन ये इसकी डेथ हो जाती है फिर। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट रोल है, मुझे लगता नहीं था, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मेहनत से और कोशिश से, और अभी हम लोग 11 शोज़ कर चुके हैं, तब मुझे लगता है कि अब मैं कुछ करीब पहुँची हूँ उस कैरेक्टर के। अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है, उस कैरेक्टर को बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे शेड्स हैं जो मैं शायद अभी पूरी तरह पकड़ नहीं पाती। ऐसा मुझे लगता है कि एक सीन अच्छा होता है तो ऐसा लगता नहीं इसमें मुझे ये और प्लस करना था, तो शायद मैं बेटर कर पाती। तो उसका मैं सुनाती हूँ आपको कि जब बेटे के यहाँ से भी निकल के बेटी के यहाँ आते हैं, और बेटी भी इल्ज़ाम लगा देती है कि चोरी का इल्ज़ाम कि आपने रुपए चुराए हैं फादर के ऊपर, तो ये बहुत दुखी हो जाती है कि अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम क्या करेंगे। तब जब वो इल्ज़ाम जाके लगा के चली जाती है, तब ये बहुत दुखी, बहुत टूट जाती है, बीमार भी हो जाती है, बहुत बीमार रहती है ये उसके यहाँ जाके। सारा संसार हमारे लिए समाप्त हो गया है, केवल हम दोनों शेष हैं, केवल हम दोनों एक दूसरे के लिए। मेरी कसम है आपको, मैं जो कहती हूँ मान लीजिए। मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं, पर मैं जीऊंगी आपके लिए। अगर मैं ठीक होती तो एक पल के लिए भी ये सब बर्दाश्त नहीं करती। जिस तरह नंदू के घर से निकल पड़ी, उसी तरह इसी वक्त आपके साथ यहां से भी निकल जाती। लेकिन इस बीमारी से मैं विवश हूं, लाचार हो गई हूं। मेरा अपने आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है, इसलिए कहती हूँ आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। कल सुबह होते ही किसी को साथ लेकर हम मोरवाड़ी चले जाएंगे। मैं बिटिया से कहूंगी, आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आगे भी नहीं मांगेंगे, बस हमें मोरवाड़ी पहुंचाने की व्यवस्था करो, और ऐसा कलंक हमारे माथे पर ना लगाओ। बस किसी को हमें साथ दे दो और मोरवाड़ी पहुंचा दो। फिर कभी हम अपनी बूढ़ी बदसूरत शक्लें तुम्हारी जिंदगी में नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। वाकई रश्मि जी बहुत खूब, शायद इस परफॉर्मेंस के लिए तो शब्द भी नहीं है। आप कैसे अभिनय करके लोगों को जोड़ते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। इतना बिजी शेड्यूल आपका है, आपको परिवार देखना है, आपको आपकी जॉब देखनी है, उसके बाद आप थिएटर में जाते हैं और अलग अलग किरदारों को निभाने में आप जी जान लगा देते हैं। बहुत देखिए कितना मज़ा है ना कि मैं उस उम्र में नहीं पहुंची, लेकिन मैंने उस उम्र के सारे शेड्स देख लिए। वही तो एक आर्टिस्ट के लिए कितनी अच्छी बात है कि एक इतना छोटा सा जीवन होता है हमारा, लेकिन उस जीवन में हम एक ही जीवन जीते हैं, एक ही कैरेक्टर जीते हैं, लेकिन यहाँ तो हम बहुत सारे कैरेक्टर्स जी रहे हैं। जैसे एक सैया भाई कोतवाल मेरा प्ले है, तो जैसे अभी पहले आपने आलोक चटर्जी जी का जिक्र निकाला, तो 25 साल पहले मृत्युंजय किया था मैंने उन्हीं के साथ, तब भी मैं उनकी हीरोइन थी और मैं उसमें वृषाली का रोल करती थी। वो कर्ण करते थे और मैं कर्ण की वाइफ वृषाली। 25 साल बाद सेम डायरेक्टर हमारे जयंत देशमुख ने ही उसको किया था। जयंत देशमुख बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर हैं,
मुंबई में सेटल्ड हैं अब, और मुंबई में बहुत काम उनका चल रहा है फिल्मों में। तो वो बोले अब फिल्में बहुत हो गई, अब फिर से मुझे थिएटर की तरफ लौटना है, क्योंकि एक चस्का होता है, नशा होता है थिएटर। तो वो वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि रश्मि तुम हाँ बोलो तो नट सम्राट करेंगे, तुम मैं और आलोक फिर वही रंग जमाएंगे। तो इसलिए इस तरह से नट सम्राट फिर से शुरू हुआ। और हम लोग अब, उस समय भी हम हीरो हीरोइन थे जबकि मैं 25 साल की थी, और अब आज 25 साल बाद फिर हम हीरो हीरोइन हैं, हालांकि है बुड्ढा बुड्ढी वो बात अलग है। तो जी जिस तरह से मैं बता रही थी सैया भाई कोतवाल, वो प्ले भी 20 साल पहले किया था। उसमें मैं एक डांसर का रोल करती हूँ, मैनावती। कॉमेडी प्ले है। जिस तरह से ये एकदम से बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं दोनों प्ले, और मेरी चॉइस हमेशा सीरियस प्ले रही। मुझे मज़ा आता है लोगों को रुलाने में। जब तक 2-4 सिसकियाँ नहीं सुनाई दे तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। पर वो कॉमेडी प्ले था, अशोक बुलानी जी के डायरेक्शन में था, सैया भाई कोतवाल। तो उसमें डांसर का रोल करती थी, तो एकदम हल्का फुल्का। और वो भी 20 साल बाद जिस स्टेज पर किया था उसी में, इफ्तिखार नाट्य समारोह जो भोपाल में होता है जी, उसी में हमने वो ओपन किया था। 20 साल बाद मामू कहते हैं उनको, जो हमीदुल्लाह खान जी हैं, कि फिर से वही करो और सेम टीम के साथ। मैंने बोला अब मैं इतनी मोटी हो गई और अब 25 साल की रही क्या जो आप फिर नचाओगे मुझे स्टेज पर। बोले नहीं, टीम तो मुझे वही चाहिए। तो लास्ट ईयर हमने मई में फिर वही प्ले उसी टीम के साथ किया, और उसमें मैंने वही 25 साल की लड़की का रोल किया। तो आप मतलब मैं जिस उम्र की हूँ उससे कभी कम उम्र का बन जाती हूँ, कभी ज़्यादा उम्र की बन जाती हूँ। कितना मज़ा है। सारी स्टेज आपने जी ली मतलब इसमें। हाँ बिल्कुल। रश्मि जी, आपने एक नहीं बल्कि हिंदी नहीं, अगर मैं बात करूँ, आपने इंग्लिश में, मराठी में, बंगाली में, कई सारे लैंग्वेजेस में आपने नाटक प्ले करे जी। उसके बारे में कुछ जाए? अच्छा लगता है अलग अलग। सबसे पहली बात है कि मैं कभी भी किसी के पास कभी काम मांगने गई नहीं। डायरेक्टर्स ही हमेशा आते थे, और ये भी भगवान की दया रही कि हमेशा मेन कैरेक्टर ही मैंने किया है हर प्ले में। जितनी भी लिस्ट अभी आपके पास है, 40-50 प्लेज मैंने किए हैं, उसमें हर प्ले में मैंने मेन रोल किया है। तो जैसे बुलानी जी थे, बोले मैं एक सिंधी प्ले कर रहा हूँ, करोगी? हाँ करेंगे। हिंदी में डायलॉग लिख लिया, उसके भाव समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे ही TTTI ने एक सेंसिटिव टीचर करके एक फिल्म बनाई थी, 16 mm की फिल्म थी वो। तो उसमें टीचर का रोल था, वो इंग्लिश में था, तो वो इंग्लिश में कर लिया। महाराष्ट्रियन में मराठी खुद हूँ, हालांकि मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि शुरू से MP में रहे हैं, हिंदी भाषी रहे हैं, लेकिन फिर भी मराठी में भी प्लेस किए। मृत्युंजय हिंदी में होता था, उसी को टीम हमारी लगभग आधी मराठी थी, तो उसको मराठी में कन्वर्ट करके मराठी मृत्युंजय किया। तो इस तरह से अलग अलग भाषा में काम करने का भी एक अपना अलग मज़ा है, क्योंकि हर भाषा की एक खूबसूरती है, उस खूबसूरती के साथ जीने को भी आपको मौका मिलता है। रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ, हमारे इस खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग MP में आने के लिए। आपकी कला और आपका अभिनय वाकई लोगों को जोड़ता है, और आप अब वापस मैदान में आ गई हैं तो लोगों को थोड़ा सा संभलना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इतना अभिनय आपके अंदर है और इतनी आपकी रुझान है इसमें कि वाकई लोगों के लिए चैलेंज आप ज़रूर बनकर पेश होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही अच्छी मुलाकात रही रश्मि जी के साथ, और हमने काफ़ी कुछ जाना, थिएटर के बारे में भी काफ़ी कुछ जाना, हमारे दर्शकों ने भी जाना। तो दोस्तों अब वक्त है थोड़ा सा आगे बढ़ने का, यानी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे आपके अपने चहेते कार्यक्रम गुड मॉर्निंग MP में। तो लीजिए दोस्तों, हम जल्दी से फिर हाजिर हो गए आपके अपने मॉर्निंग डोज में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग MP। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ खास बातें। आजकल सब कुछ बहुत आसान हो गया है। कहीं पे आपको पेमेंट करनी हो, टिकट्स बुक करनी हो, या कुछ एडवांस पेमेंट भिजवाना हो, तो सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। इनफैक्ट बैंकिंग के भी आधे से ज़्यादा काम आप घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन तब भी कई बार ऐसा होता है ना, सारी जानकारियाँ होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं, जिससे हमारा बहुत नुकसान होता है। इसीलिए हमारा ये जो सेगमेंट है, आपको मालूम है, इसमें हम आपकी मुलाकात कराएंगे योगेश पंडित जी से, जो आपको खास इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अब अपन बात करेंगे, बात निकली है ऑनलाइन पेमेंट की। तो चूंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, है ना, हम कैशलेस पेमेंट्स कर रहे हैं। तो अब अपन कार्ड्स का पेमेंट ज़्यादा, मतलब कार्ड से पेमेंट ज़्यादा करेंगे अपन, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे।
कुछ ध्यान देने वाली बात ये है कि आजकल जो नए नए तरह के डिवाइसेस आ गए हैं, नए नए तरह के टूल्स आ गए हैं मार्केट में, जिससे साइबर क्राइम का चिंता ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े हुए, उन पे अपन बात करते हैं। पहला हो गया आपका जो एक फेक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होता है। पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जो छोटे मशीन लगे होते हैं जिन पे हम कार्ड स्वैप करके और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो बहुत सारी जगहों में आजकल फेक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस होते हैं। तो जब भी आप कार्ड का ट्रांजैक्शन करें तो अपने सामने ही करें। आप कार्ड किसी को हाथ में दे ना दें कि भाई आप ले जाओ कार्ड और अपना पिन बता दो, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। दूसरा जिसको हम कहते हैं, एक और टूल है जिसको हम कहते हैं स्किमर। जब अपना पहला ATM लगा था तो वो HSBC ने उसको लगाया था, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन में, और ये लगभग 95-96 में लगा था मुंबई में। उसके बाद जितने प्राइवेट बैंक्स हैं, इन लोगों ने ये इस होड़ में लग गए कि अपने अपने ATMs खोलने हैं। तो ATM जब पहले काम करता था तो आपको ध्यान होगा कि हम एक प्लास्टिक कार्ड इंसर्ट करते थे ATM के अंदर, और कार्ड मशीन के अंदर जाने के बाद समझ लीजिए उस मशीन के अंदर कुछ प्रोसेस चलता था, हम अपना पिन एंटर करते थे, कैश बाहर आया, व्यक्ति अपना कैश गिन रहा होता था कि भाई कितना पैसा निकला है। इसी समय कार्ड बाहर आ जाता था और इसी समय पर्ची बाहर आ जाती थी। अगर उस व्यक्ति ने वो स्लिप ले ली तो कार्ड कहीं पर अंदर चले जाता था। दैट इज़ द सेम टाइम, वो बिल्कुल वही समय था जब हमारा कार्ड मशीन के अंदर जाता था। उसी समय के बाद जो फेज़ आया ATM क्लोनिंग में, उस समय लोग ATM को पूरा क्लोन कर लेते थे। इट्स अ टिपिकल वाइट कॉलर क्राइम। जहाँ पे हम कार्ड इंसर्ट करते हैं वहाँ पर क्लोनर लगा दिया जाता है और कार्ड आपका पूरा कॉपी हो जाता है। स्किमिंग भी सेम टेक्नोलॉजी है, इसको हम क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग कहते हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ ATMs में क्लोनिंग डिवाइस लगा दिए गए थे, जिसके कारण काफ़ी लोगों के जो ATM डिटेल्स हैं वो कॉपी हो गए, जिससे 7.5 लाख और ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस अहमदाबाद और गुजरात में करे गए। तो इसके लिए हम कैसे सावधान रह सकते हैं? हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम किसी ATM का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या कोई ऐसा डिवाइस लगा हुआ दिख रहा है हमें जो नॉर्मली हमें दिखता नहीं है। दूसरी चीज़, ATM के जस्ट लेफ़्ट साइड या आप राइट साइड कहीं देखेंगे तो अलग अलग तरह के बॉक्सेस लगे होते हैं, अलग अलग तरह के डब्बे लगे हुए होते हैं। वो यूजुअली थर्ड पार्टी सर्विसेज के होते हैं और उन बॉक्सेस के बैक साइड पे छोटे बटन कैमरास बने होते हैं जो आपके स्क्रीन और डायल पैड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से साइबर अपराधी के पास हमारा पिन चला जाता है। एक अच्छी बात और ये भी है कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ी हुई सुरक्षा के पहलू, जब भी आप अपना पासवर्ड एंटर करें तो अपना दाहिना हाथ या दूसरा हाथ आप ऊपर रख सकते हैं, ताकि अगर कोई कैमरा कहीं लगा है या कोई दूसरा व्यक्ति आपका पासवर्ड देखने की कोशिश भी कर रहा है तो आपका पासवर्ड वो देख ना पाए। और ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप ऐसी कोई सस्पिशियस चीज़ देखते हैं तो तुरंत बैंक को और पुलिस को सूचित करें। मैं उम्मीद करता हूँ राजश्री कि हमारे दर्शकों ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से देखा होगा, हमारे एक्सपर्ट ने जो सलाह दी है उसे काफ़ी अच्छे से समझा होगा, ताकि आगे से सावधानी बरती जा सके और जो होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड हैं उनसे बचा जा सके और अच्छे से पेमेंट की जा सके, अच्छे से सुविधा का लाभ लिया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सावधानी बहुत ज़रूरी है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन चलिए, आपने हमारी एक्सपर्ट की बातें सुन ली, समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं क्या है। हर रोज़ की तरह एक बड़ा सा पिटारा जिसमें है दादी माँ के बहुत सारे नुस्खे। दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना कि ठंड आ रही है और ठंड के साथ आती है ढेरों समस्याएं, जैसे कान में दर्द होना। कई बार ऐसा होता है कि ठंडी हवा लगने की वजह से कान में दर्द होने लगता है, या हम कभी नहाते वक्त कान में पानी चले जाए, या किसी चीज़ का इन्फेक्शन, या छोटे बच्चे अगर कान में कुछ डाल लेते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। और कई बार उस वक्त हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं। तो कुछ नुस्खे ऐसे भी हैं जो आपको कान दर्द में थोड़ा नहीं बहुत सारा आराम देने वाले हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ कि कान दर्द होने पर आपको क्या नुस्खे अपनाने हैं। तो सबसे पहले शुरू आपसे करते हो जुनैद जी, आपको भी ढेर सारे नुस्खे पता है, तो हमारे दर्शकों को बताएं। राजश्री, शुरुआत अपन मुझसे नहीं, शुरुआत अपन नीम से करते हैं। अच्छा जी, क्योंकि नीम एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो सबसे पहले आप यूँ करें कि नीम को पीस लें, उसका पेस्ट बना लें। उसके बाद जो नीम का रस है उसको 1-2 बूंद कानों में डालें, वो काफ़ी आरामदायक होता है। अरे वाह, इससे मुझे एक और चीज़ याद आई। नीम के अलावा आप तुलसी के पत्तों के साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, ये सब एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो इन्फेक्शन वगैरह रोकते हैं और बहुत मदद करते हैं और खासकर दर्द भी कम करते हैं। तो इसी तरह जैसे आपने बताया कि आप तुलसी के पत्ते लें, उन्हें पीसें और उनका रस निकाल लें और उस रस की 2-3 बूंदें अपने कान में डालें, जिससे आपको दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा।
साथ ही साथ अदरक का इस्तेमाल करने से भी दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। उसमें भी यही है कि उसका भी आप थोड़ा सा जूस निकालें और थोड़ा सा कान में डालें, थोड़ा सा ज़बान पे डालें, बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अदरक से मुझे फिर लहसुन याद आ गया, क्योंकि लहसुन भी आपको दर्द में बहुत आराम देता है। 2 तरीके हैं, या तो आप उसका भी रस निकाल कर कान में डाल लीजिए, या फिर सरसों के तेल में लहसुन को हल्का सा गर्म कीजिए और उसके बाद ठंडा होने पर उसे छाने और 2-3 बूंद अपने कानों में डालें, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब बारी आती है मुलेठी की। मुलेठी को अच्छे से घी में भून लें, भूनने के बाद उसका पेस्ट बनाएं, पेस्ट बनाकर कानों के आसपास लगाएं, उससे काफ़ी राहत मिलती है। बिल्कुल। इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई, कानों के आसपास आप गर्म पानी की सिकाई भी कर सकते हैं। अगर हॉट वाटर बैग आपके पास नहीं है तो एक प्लास्टिक की बोतल में हल्का सा गर्म पानी करें और उसकी गर्माहट को अपने कान के आसपास सेकें, जिससे आपको ठंड से होने वाले कान दर्द में बहुत आराम मिलेगा। अब बारी आती है मेरे पसंदीदा फल की, लेकिन अभी हम बात फल की नहीं करेंगे, उसके पत्तों की बात करेंगे। अच्छा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आम के पत्तों की। आम के पत्तों का रस निकालें, उसको भी कानों में डालें, वो भी काफ़ी राहतमंद होता है, काफ़ी आरामदायक होता है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि सरसों का तेल भी आपको बहुत आराम देता है, लेकिन जैतून का तेल जो होता है ना, वो तो कमाल ही कर देता है। जैतून के तेल को भी अगर आप कुछ हल्का सा गर्म करें और कुछ बूंदे कानों में डालें तो आपको उससे काफ़ी आराम मिलेगा। जैतून का तेल, जिसे हम ऑलिव ऑयल के नाम से भी जानते हैं, इसके इस्तेमाल से भी आपको कान में होने वाले दर्द से काफ़ी आराम मिलेगा। तो मुझे लगता है बस अब हमें पिटारा बंद कर देना चाहिए। काफ़ी सारे नुस्खे हमने बता दिए, इतने सारे नुस्खे हैं कि बस। तो चलिए दोस्तों, ये थे कुछ खास नुस्खे जो आपको अपनाने हैं, जिससे आपको सर्दी में या इन्फेक्शन की वजह से कानों में जो दर्द होगा उससे जल्द आराम मिलेगा। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे आपके चहेते कार्यक्रम गुड मॉर्निंग एमपी में। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग एमपी। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम ब्रेक के बाद आए हैं तो फिर हम जल्दी से जाने की बात करेंगे, लेकिन क्या करें, वक्त बस ये सुबह सुबह का 1 ही घंटा तो होता है जब हम आपसे बात कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए ना, ये वक्त हाथ से निकल गया और पता ही नहीं चला कि हमने कितनी सारी बातें कर ली। सुबह सुबह की सैर पे चले गए, आपको मालूम है मैं ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में जाना, इसके अलावा शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई, फिटनेस का खास ध्यान रखा। बिल्कुल बिल्कुल, फिटनेस का भी ध्यान रखा है, और उसके बाद दादी माँ के नुस्खे बताए हैं कान दर्द में। लेकिन अब है वक्त हमारे जाने का। लेकिन आपको हमारा शो कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजें। तो चलिए जल्दी से नोट करिए हमारा पता। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग एमपी, द्वारा निर्देशक दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स भोपाल, और हमारा पिन कोड है 462013 यानी 462013। तो आपके सुझाव, आपकी बातें और आपके पत्र का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए अभी तो हमें जाना होगा। मैं जानती हूँ इनका चेहरा देखे, जाने की बात करते हैं काफ़ी उदास से हो जाते हैं, लेकिन कल फिर आएंगे इसी समय, आपसे फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहिए, नमस्कार।